फ्रेंड, आज हम क्लास 11 के केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स यह दो वर्डों से मिलकर बना है। एक वर्ड है थर्म और सेकंड वर्ड है डायनेमिक्स। थर्म जो होता है यह एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है हीट। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो अगर मैं इसके कंबाइंड फॉर्म की बात करें थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब हो गया मोशन ऑफ हीट। तो इस चैप्टर में हम हीट के मोशन को, हीट के फ्लो को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट हेडिंग आता है वह होता है हीट। हम जानते हैं कि हीट की बात करें या वर्क की बात करें, ये दोनों क्या होते हैं? दोनों एनर्जी होते हैं। वर्क भी एक एनर्जी है और हीट भी एक एनर्जी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? इनके अंदर इनका डिफरेंस क्या है? तो सपोज़ करो इस टेबल पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो इसको एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी के कारण यह पूरा का पूरा ब्लॉक चलना शुरू कर दिया। तो जो हमने इसको एनर्जी दिया इस ब्लॉक को, यह पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर इस तरह का केस आएगा तो इसको हम बोलेंगे वर्क। तो वर्क इज़ द ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर किसी ब्लॉक को एनर्जी दिया जाए और वह उसके हर मालिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे हम वर्क में कंसीडर करते हैं। इन अदर वे, हमने एक रॉड ले लिया और हमने इस रॉड को यहाँ से हीट करना शुरू किया, तो इस पार्ट, जो ये वाला पार्ट रहेगा, जो हीट के क्लोज रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रहेंगी और इस वाले पार्ट में कम एनर्जी रहेंगी। तो दिस इज़ द डिसऑर्डर फॉर्म। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। हीट एंड वर्क बोथ आर energy, but one is a order form of energy and other is a disorder form of energy. So if we talk about the definition of heat, so heat is the disorder form of energy and the order form of energy is known as work. Now next thing, heat is transferred due to temperature difference. सपोज करो हमारे पास दो केसेस हैं, दो ब्लॉक हैं, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री है और दूसरे का टेम्परेचर 30 डिग्री है। अगर इनको हम कनेक्ट कर दें तो 100 से 30 की तरफ क्या होगा? एक एनर्जी का फ्लो होगा। यह एनर्जी का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। सपोज़ हमने स्टेट 1 ले लिया जहाँ का हीट कितना है? Q1 है। स्टेट 2 जिसका हीट कितना है? Q2 है। तो डेल्टा Q का मतलब हीट डिफरेंस मीन्स Q2 माइनस Q1। हमें नहीं पता है कि Q1 बड़ा है कि Q2। तो जो दिस डिफरेंस होगा इसी को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर और सिंबल क्या होता है? डेल्टा Q। अगर यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे हीट का क्या होगा? लिबरेशन होगा, हीट बाहर निकलेंगी। तो जब इस ब्लॉक से हीट, अगर सपोज़ करो Q1 जो हमारा हीट था, इससे कुछ हीट को हमने बाहर निकाल दिया, तो जो नया हीट बनेगा Q2, यह क्या होगा? यह कम होगा किससे? Q1 से। तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा? Q1 Q2 से ज़्यादा होगा। तो जो इनका डिफरेंस है Q2 माइनस Q1, तो ये नंबर ग्रेटर है, सो यह डिफरेंस किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। यह इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो इस ब्लॉक को क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। जब इस ब्लॉक को एनर्जी मिलेगा तो Q2 क्या हो जाएगा? Q1 से ज़्यादा हो जाएगा और डेल्टा Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर हीट ट्रांसफ़र? तो आवर फार्मूला इज़ डेल्टा Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। अब एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, इस बात पे डिपेंड करेगा इसकी साइन। IUPAC सजेस्ट डैट इफ़ हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट दिया जाए तो उसकी वैल्यू को हम प्लस में लिखते हैं। एंड इफ़ हीट इज़ टेकन फ्रॉम द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट हम लेंगे तो उसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। दिस इज़ गिवन बाय द IUPAC। नाउ हीट से रिलेटेड 3 टर्म्स होते हैं। नंबर 1 इज़ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो होता है यह डिफाइन होता है फॉर एनी मासेस। मास जो होता है कुछ भी हो सकता है, फॉर एनी मास, इसमें मास का बाउंडेशन नहीं होता है। तो सपोज़ करो कि हमने कोई भी मास ले लिया और उसको कितना हीट दे दें जिससे उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो जाए? 1 डिग्री।
तो किसी भी मास को इतना हीट दे दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का इंक्रीजमेंट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और इसका सिंबल होता है कैपिटल सी। फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकाला जाए तो दिस बिकम्स Q अपान डेल्टा टी। अगर इसके एसआई यूनिट की बात किया जाए तो जो Q है, Q की एसआई यूनिट होती है जूल और T की एसआई यूनिट होती है केल्विन। तो इसका यूनिट हो गया जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज़ द हीट कैपेसिटी। यह हीट कैपेसिटी दो तरह की हो सकती है, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम की हो सकती है या कांस्टेंट प्रेशर की हो सकती है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का रहेगा तो इसका सिंबल कितना हो जाएगा सी भी, और कांस्टेंट प्रेशर का होगा तो इसका सिंबल हो जाएगा सी पी। जो दूसरा टर्म होता है वह होता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है यह बेसिकली एक मोल के लिए डिफाइंड है। जब गैस एक मोल हो जाएगा उस केस में उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी हीट हमको चाहिए उसी को हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। इस सी एम को मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा Q अपान एन डेल्टा टी। नाउ अगर इसके एस आई यूनिट की मैं बात करूं तो इसका एस आई यूनिट जूल का, Q का एस आई यूनिट हो गया जूल, एंड दिस इज मोल एंड दिस इज केल्विन। तो दिस एसआई यूनिट इज जूल पर मोल इनटू केल्विन। जो थर्ड टर्म्स होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो मास है मास को 1 ग्राम फिक्स कर देते हैं। तो बेसिकली यह जो है यह किसी सॉलिड या लिक्विड के लिए डिफाइन होता है। तो अगर मेरे पास 1 ग्राम का मटेरियल है और उसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री की इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट हमको चाहिए उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और इसका जो सिंबल है वो यस हो जाता है, और फार्मूला Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर यहाँ से एस की वैल्यू निकाला जाए तो एस की वैल्यू आ जाएगी Q अपान एम डेल्टा टी। अगर इसके एसआई यूनिट की मैं बात करूँ तो Q का एसआई यूनिट होता है जूल, मास की एसआई यूनिट होती है ग्राम, और डेल्टा टी दिस इज कैपिटल टी, दिस यूनिट इज केल्विन। सो देयर एसआई यूनिट इज जूल पर ग्राम इंटू केल्विन। यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है, अगर मैं मिल्क की एस की बात करें तो जो मिल्क का एस होता है वह होता है 3.93 किलो जूल पर केजी केल्विन, और जो वाटर का होता है वह होता है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। मतलब अगर मैं 1 ग्राम मिल्क का लूँ, 1 केजी मिल्क का अगर लिया जाए तो उसको कितना हीट चाहिए, 3.93 किलो जूल हीट चाहिए। अगर 1 केजी हम वाटर का ले लें तो उसको जो है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 4.18 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि वाटर को ज़्यादा हीट चाहिए और मिल्क को कम हीट चाहिए। तो जिसके पास ज़्यादा हीट है वह ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, इसलिए हम गर्म मिल्क को आसानी से पी सकते हैं, बट गर्म वाटर को आसानी से नहीं पी पाते क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एस आई यूनिट ऑफ दीज थ्री, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की जो एस आई यूनिट होती है यह है जूल केल्विन, मोलर हीट कैपेसिटी की जूल पर मोल पर केल्विन, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जूल पर ग्राम पर केल्विन। हम इनके अगर सपोज़ करो किसी क्वेश्चंस में अगर इनकी वैल्यू दिया हो तो इनके लिए हम इनकी यूनिट से चेक करते हैं। सपोज़ करिए मेरे पास एक 20 ग्राम आयरन है और हम चाहते हैं कि अब इसमें हम कौन से फार्मूला को लगाएंगे। अगर मुझे हीट निकालना हो, अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें कौन से फार्मूले को लगा सकते हैं। तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं, वन इज एम एस डेल्टा टी, अदर इज एन सी एम डेल्टा टी, एंड थर्ड इज दिस इज कैपिटल टी, एंड थर्ड इज सी डेल्टा टी। तो आई हैव 3 फार्मूले। अब डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला लगाएं। अगर एस दिया होगा तो हम सीधा सीधा यम की जगह 20 ग्राम रख देंगे। अगर सी एम दिया होगा
इस केस में हम n की जगह 20/देयर मोलर मास लिखना चाहेंगे। अगर C दिया रहेगा तो हम इस 20 ग्राम को यहाँ से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो अब ये 20 ग्राम को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, वह डिपेंड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, S दिया है कि Cm दिया है कि T दिया है। इस केस में हम मास को इग्नोर कर देंगे, इस केस में मास को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, और इस केस में हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा वह मास को पुट कर देंगे इन ग्राम। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस केस में क्या हो गया, C को हम Cv लिख देंगे। आइसोबारिक प्रोसेस रहेगा तो C को हम क्या करेंगे, Cp लिख देंगे। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। तो यहाँ से अगर C की वैल्यू निकाला जाए तो Q/डेल्टा T हो गया। चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे T की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। अगर T की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब इस प्लेस पे जब डेल्टा T की वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल के लिए इन्फिनिटी, आइसोबारिक के लिए Cp एंड आइसोकोरिक के लिए Cv। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ तो इसका Q कितना होता है, 0, और हमारा जो फार्मूला है वो C इज इक्वल टू Q/डेल्टा T। तो अगर मैं 0 से किसी भी टाइम को, टेम्परेचर को डिवाइड किया जाए तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 0 आ रहा है। तो एच सी की वैल्यू हो गया डिफरेंट प्रोसेस के लिए। तो हमने हीट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर